संदीप पांडे साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू कर रहे हैं। चूंकि एक अभी मैं किसान की बात जो है कि किसान आंदोलन चुनाव में कितना प्रभावशाली, उसका कारण यह है कि ऐसा हाल के दिनों में लगा कि बीजेपी केवल चुनाव की भाषा ही समझती है। उसको शायद कोई और किसान आंदोलन, डेमोन्स्ट्रेशन, लिख के अर्जी देना, एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, ये उसको समझ में नहीं आता है। उसको एक ही चीज समझ में आती है, चुनाव। और चुनाव की भाषा में शायद इसी वजह से किसान आंदोलन ने यह तय किया कि अब इनका जवाब हम चुनाव के ही द्वारा देंगे। तो जो जो अभी तुरंत एक चुनाव आ रहा है, फिर किसान आंदोलन कह रहा है हम तो सन 24 तक बैठे रहेंगे अगर ये कानून वापस नहीं हुए, एमएसपी आया नहीं। तो पहली चीज यह है कि क्या अब बीजेपी का जो भी किसान आंदोलन से रिलेटेड है वो चुनाव में ही उन सबका जवाब दिया जाएगा और वहीं से जवाब हिसाब किताब मांगा जाएगा? जी, हमें लग रहा है कि किसान आंदोलन इसी की तैयारी कर रहा है। तैयारी क्या कर रहा है, मतलब ये तो उन्होंने बंगाल में किया ही है। नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन चलाया। वहां पे ये डॉक्टर सुनीलम बैठे हुए हैं, ये मेधा पाटकर जी, राकेश टिकैत, ये सारे लोग गए वहां पे। और किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को कितना नुकसान हुआ या ममता बनर्जी को कितना फायदा हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन किसान आंदोलन ने एक भूमिका ली और ये कहते हुए कि वो गैर राजनीतिक है। तो उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में भी ये काम किया जाएगा और सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसान आंदोलन जो पंजाब हरियाणा में तो मजबूत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मजबूत है। और हम देख रहे हैं कि कैसे देखते देखते ही राष्ट्रीय लोक दल का पुनर्जीवित हो गई और एक बड़ी ताकत बन के उभर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस दिन तिकोनिया में भी जयंत चौधरी आए थे जब अंतिम अरदास का कार्यक्रम था, राकेश टिकैत के साथ बैठे। और मुजफ्फरनगर की सभा में तो वो फूलों से वर्षा करना चाहते थे, हालांकि सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो ये साफ है कि किसान आंदोलन उन राजनीतिक शक्तियों को मजबूत कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में सक्षम होंगी आने वाले चुनाव में। और मैं आज हरदोई से आ रहा हूँ, मैं वहां मिलने गया था भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 नवंबर को संडीला क्षेत्र में किसान पंचायत का आयोजन होने वाला है जिसमें डॉक्टर सुनीलम भी आ रहे हैं, मेधा पाटकर जी आ रही हैं, आशीष मित्तल रहेंगे, राकेश टिकैत जी को उसमें लाया जाए, इसके लिए मैं वहां गया था। तो उनके उपाध्यक्ष एक सरदार जी प्रगट सिंह जी ने बताया कि देखिए मैंने पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन इस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है और इसलिए अब हम इसको वोट नहीं देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पार्टी चुनाव हारे। तो हमारे जैसे लोग तो जो शुरू से ही आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते थे वो तो खैर लगे ही रहेंगे। कल हमने मोदी, अमित शाह और अजय मिश्रा का पुतला जलाने की कोशिश की, हम लोग को जलाने नहीं दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। और 18 तारीख को रेल रोको है, वो भी हम करने वाले हैं। फिर 26 को महापंचायत है लखनऊ में और फिर हरदोई की पंचायत है। तो सब लोग लगे हुए हैं और खास करके जो किसान संगठन है वो पूरी तरह से उन्होंने कमर कस ली है। कि मुझे भारतीय किसान यूनियन वाले बता रहे थे आज वहां पे हरदोई में कि जो स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे, वो स्थिति अब उत्तर प्रदेश के अवध के इलाके में भी लखीमपुर खीरी की घटना की वजह से अब धीरे धीरे बन जाएगी, ऐसा उनका अनुमान है। और जैसे ही उन्होंने सुना कि किसान पंचायत होने वाली है वो उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाने को तैयार हो गए। वो कह रहे हैं देखिए हम अकेले इतनी बड़ी पंचायत नहीं करा सकते थे, लेकिन अगर आपने पहल ली है तो हम इसको सफल बनाएंगे। तो ये एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है कि किसान बीजेपी को, किसान आंदोलन
ही बीजेपी को राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर परास्त करने वाला। जी, मैं डॉक्टर सुनीलम आपसे जरा एक चीज और समझ लूं। आप हिंदुस्तान भर में जहां जहां किसान आंदोलन हो रहा है वो आप सब जगह पहुंच रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों में तुरंत चुनाव है, मतलब फरवरी मार्च में। तो पंजाब में तो ये इशू है ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी देर सवेर इशू बन गया है। लेकिन उत्तराखंड, गोवा, गोवा आप मेरे ख्याल में दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आप लंबे समय के लिए रहेंगे, जब गोवा आजादी मुक्ति आंदोलन का आप कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं वहां, गोवा और मणिपुर। यहाँ पे क्या किसान मुद्दा रहेगा कि आप लोग इस मुद्दे को केवल इन 2 राज्यों में सीमित रखेंगे? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले जो संदीप पांडे जी ने कहा उसके साथ में मेरी सहमति है। और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप इजाजत देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है पहले ही कह देता हूं कि पंजाब के अंदर तो आपको मालूम है कि वहां पर तो सब कुछ तय जो करेगा वो किसानों का जो 32 जत्थेबंदियां हैं उनका जो निर्णय होगा उसी से पंजाब का निर्णय आने वाला है। ये बात एकदम साफ है। बाकी जगहों पर क्योंकि हम लोगों का जो फोकस है वो फोकस यूपी और उत्तराखंड मिशन की हम लोगों ने घोषणा की है। पंजाब के अंदर तो 24 घंटे 365 दिन का मिशन चल ही रहा है, तो उसके लिए अलग से कोई घोषणा करने की हमें जरूरत नहीं है। बाकी मणिपुर और गोवा के अंदर जो है अभी तक उसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर उस तरीके से बातचीत नहीं हुई। लेकिन अगर वहां पर जो है नो वोट टू बीजेपी वाला कैंपेन अगर चलाना होगा तो हम लोग जाएंगे। नवंबर में भी मुझे जाना है वहां पर, दिसंबर में भी जाएंगे। लगातार बहुत सारे साथी लोग जो है वो संपर्क में है, मणिपुर के साथी भी संपर्क में है, तो हम लोग करेंगे। मुख्य बात यह है कि जो चुनाव है, आपको मालूम है चुनाव तो बूथ के ऊपर लड़ा जाता है, एक चुनाव माहौल से लड़ा जाता है, 2 अगर माहौल किसी पार्टी के खिलाफ में हो जाए और लोगों के मन में ये बात बैठ जाए मतदाताओं के कि अब इससे हमको मुक्ति चाहिए, तो फिर लोग अपने आप रास्ता बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है और उसका आंदोलन है, उसने इस काम के अंदर जिस तरीके का विशेष तौर पर अभी लखीमपुर खीरी की घटना हुई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अजय मिश्रा टैनी को ना तो अभी तक गिरफ्तार किया ना बर्खास्त किया, तो अकेली एक घटना ने, आपको मालूम है कि चुनाव तो ऐसे होते हैं कि जो प्याज के ऊपर भी चुनाव हो जाता है और सरकारें निपट जाती हैं। तो लखीमपुर खीरी अकेले का मसला इतना काफी है इस योगी सरकार को निपटाने के लिए, हराने के लिए। एक बात है। दूसरी बात, गन्ने का जो मुद्दा है वो इतना गंभीर मुद्दा है कि गन्ने का जो बकाया पेमेंट का मसला है और उसके जो वहां पे वो कहते हैं कि भाई जो उसका गन्ने का पर क्विंटल के रेट का मसला है, 25 रुपए क्विंटल बढ़ाया लेकिन वो उठ के मुंह में जीरा है, वो मसला है। अब मुझको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये तय करना पड़ेगा। अभी मैं एक डिबेट के अंदर था, वहां पर सप्पल जी थे कांग्रेस से, मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई नीतिगत तौर पर आप बताइए, है ना, वो बहुत पॉलिसी की बात कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि पॉलिसी के तौर पर आप बताइए कि ये 3 जो हैं किसान विरोधी कानूनों को पॉलिसी के लेवल पे आप खत्म करने को तैयार हैं क्या? आप एमएसपी जो है वो सभी कृषि उत्पादों की देने को तैयार हैं क्या? अब सवाल ये है कि ये डिपेंड करेगा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या स्टैंड लेती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर स्टैंड लेती हैं, मुझको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए एमएसपी के सवाल को लेकर भी, और 3 कानूनों का वो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो पूरी ऑपोजिशन कर रहा है ना। तो मामला लेकिन एक पॉलिसी पोजीशन लेने की बात है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो जिस तरीके से स्टालिन ने किया है कि हम तीनों कानूनों को किसी भी हालत में पार्लियामेंट ने पास कर दिया लेकिन हम उसे लागू नहीं होने देंगे, उसे जो कानूनी लड़ाई लड़ना होगा, फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई लड़ना होगा, जो भी कानूनी नुक्ते होंगे हम लड़ेंगे। हमारी सरकार जो है भाई, हो सकता है कि भाई केंद्र सरकार बर्खास्ती कर दे कि आप पार्लियामेंट में पारित कानूनों को लागू नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उस स्तर के ऊपर मुझे लगता है कि पार्टी को जाना पड़ेगा, एमएसपी को लेकर भी जाना पड़ेगा।
क्योंकि केवल लिप सर्विस से किसान संतुष्ट होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर जब जिक्र आया बंगाल का, तो आपको मालूम है कि बंगाल के अंदर तो ये बात ठीक है कि लेफ्ट तो 33 साल तक उसने राज करने का काम किया और एक बड़ी फोर्स है, लेकिन वहां पर जो दिखलाई पड़ रहा था फाइट के अंदर वो केवल और केवल ममता बनर्जी थी। और इसलिए वहां पर लोगों को बहुत आसान था कि अपनी जो है वो पॉलिटिकल चॉइस जो है, भाजपा को हराना है तो दीदी को लेके आना, एकदम स्पष्ट था। यूपी के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा करने का काम जो किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो पैदा कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर मीडिया भी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, गोदी मीडिया। वो अब बता रहा है कि अब इस देश का जो भविष्य है वो पूरा प्रियंका गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब अगर कहीं पर जाकर के लोगों से मिल लिए और कहीं पर जाकर के आप किसी जगह पर बैठ गए, तो अब बता रहे हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन का जो फेस है वो प्रियंका जी हो गई। अब उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कुल मिलाकर के जो अपोजिशन का वोट है वो डिवाइड होगा, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम हो जाएगा। हमसे कांग्रेस के नेता कहते हैं तो क्या हम घर बैठ जाएं, क्या आंदोलन ना करें? नहीं, बिल्कुल आप आंदोलन करिए, लेकिन आपको ये स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य अगर हराना है तो फिर पहले यूपी के अंदर योगी सरकार हटाना पड़ेगा, तब उससे रास्ता प्रशस्त होगा मोदी सरकार को हराने का। ये स्पष्टता आपको रखनी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को रखनी पड़ेगी। हम बीएसपी से उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडरहैंड डीलिंग में कई बार वो चलती हुई भाजपा के साथ में दिखलाई पड़ी है, और जो उसका सॉफ्टनेस है या उसका जिस तरीके से उसके ऊपर दबाव चलता है उससे उम्मीद नहीं कर सकते। तो मेरा कहना यह है, समाजवादी पार्टी कितना क्लियर कट पॉलिसी को लेकर के कमिट करती है, एमएसपी के सवाल को लेके, गन्ने के सवाल को लेके, और तीनों जो कानून है उनको पॉलिसी के लेवल पे विरोध करने तक सीमित नहीं, हम अपनी पूरी ताकत से, भाई मामला अकेला यूपी सरकार का नहीं है। कल यूपी सरकार में मान लीजिए आप समाजवादी पार्टी सरकार बना लेती है, 24 के अंदर चुनाव होते हैं, 24 के अंदर आप सब लोग मिलकर के मान लीजिए मोदी सरकार को हरा लेते हैं, तो क्या आप सब जो है वो कानून रद्द करेंगे क्या? और आप क्या अडानी अंबानी के खिलाफ में खड़े होने को तैयार हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब राहुल जी जो है वो मतलब बोलते रहते हैं बीच में, तो सभी बोलते रहते हैं, बोलने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन पूरी कॉर्पोरेट की जो पॉलिसी है, उनकी जो मतलब उनको एग्रीकल्चर जो है वो पूरा क्षेत्र सौंप देना है, ये जो एक ग्लोबल कैपिटल की ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि इस देश के अंदर जो है अब कॉर्पोरेट ही खेती करेगा, किसान खेती नहीं करेगा, तो आप इसको निगेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपना क्लियर कट स्टैंड लेने का काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि किसान बहुत उत्साह के साथ में और पूरी ताकत से भाजपा को हराने के लिए उतरेगा। जो बात अभी संदीप पांडे जी ने कही थी वो बात होना तय सच है कि जैसे जो है आपको मालूम है कि कम से कम 10 वाक्य अब ऐसे हो चुके हैं कि हरियाणा में चीफ मिनिस्टर घोषित कार्यक्रम के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हेलीपैड के ऊपर किसानों ने काले झंडे लेकर के कब्जा कर लिया। वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय के अंदर बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है मुझको ऐसा लगता है कि एक किस्म की भगदड़ भी भाजपा के अंदर मचेगी, लेकिन उसका उपयोग कितना हो पाएगा, अब लोग ये सब अभी भी लोग उसी में जुटे हुए हैं। मुझे तो बहुत ही मतलब आश्चर्य होता है कि जब भी लोग यूपी की बात करते हैं तो वो जो है किसान की बात ना करके, किसान आंदोलन के प्रभाव की बात ना करके, जो 150 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं जो ठोक दिया है वो भी मुसलमानों को या ज्यादातर वंचित वर्ग के लोगों को, और जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लगा करके जो एक दमन चला है, वो मुद्दा नहीं। लोग कहते हैं भाई जाति के समीकरण से जो है वो उत्तर प्रदेश की हार जीत जो है वो तय होगी। तो किसान ने तो सभी जातियों को जोड़ने का काम किया है किसान आंदोलन ने, और जोड़कर ही वो आगे बढ़ेगा। वो इस तिकड़म के साथ में कि ये जाति हमारे साथ आ जाए और वो जाति उनके साथ चले जाए, इससे कुछ रास्ता दिखा दें। और मुझको ऐसा लगता है, ये मेरा ओपन सजेशन है, खुला हुआ सजेशन है मेरा, क्योंकि मैं संयुक्त किसान मोर्चे का मैं प्रवक्ता नहीं हूं और उसका कोई भी प्रवक्ता नहीं है। आपको मालूम है उसके 550 किसान संगठन है और सभी उसके नेता हैं और सभी उसके प्रवक्ता हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए एक 9 मेंबर कमेटी है। लेकिन मेरा कहना यह है
कि यूपी के अंदर ये काम जरूर करना चाहिए एसकेएम को कि जो 500 या 1000 वोट से के अंतर से जहां पर की भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है वहां पर फोकस करना चाहिए और वहां पर फोकस करके भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर वोट परसेंटेज के अंदर रहने वाला नहीं है। ये बात आप जानते हैं, 19-20 का अंतर रहेगा। एक तरफा कोई चुनाव होता हुआ फिलहाल दिखलाई नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो संयुक्त किसान मोर्चे को अपनी रणनीति भी गंभीरता के साथ में बनानी होगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको वोटों का डिवीजन ना हो, इसके बारे में सुनिश्चित करने का काम करना पड़ेगा। और जो लोग इसे नहीं समझेंगे उन्हें माना जाएगा कि वो भाजपा की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करने का काम कर रहे हैं। और जनता जो है वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है और वो निर्णय लेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में उसने निर्णय ले लिया, पार्टियों ने निर्णय नहीं लिया, लेफ्ट ने अपने अलग पूरे कैंडिडेट लड़ाने का काम किया और मजबूत कैंडिडेट लड़ाने का काम किया, मतलब जितनी मजबूती उनके पास है। लेकिन उसके बाद भी जनता ने अपने विवेक से काम किया, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो मोदी को, भाजपा को बंगाल में प्रवेश देने से रोकना था। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तो देश की राजनीति को तय करने की पहली सीढ़ी है और जितनी परिपक्वता उत्तर प्रदेश के अंदर है उसका लोहा पूरा देश मानता ही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर पार्टियां कुछ गलतियां भी करेंगी और पार्टियां अगर अपने अहम को और अपनी तिकड़म और अपनी पावर के चक्कर में रहेंगी तो जनता जो है उसको सुधारने का काम करेगी। और योगी सरकार के खिलाफ में जो माहौल संयुक्त किसान मोर्चे ने खड़ा किया है उसके आधार पर योगी सरकार को वो उखाड़ फेंकने का काम करेंगी, ऐसा मेरा असेसमेंट है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं डॉक्टर अंसारी के पास आ रहा हूँ। मेरे भी मतलब जैसे बोलते हैं ना, सवाल नहीं है, मेरे अपने ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना निजी अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ। दिक्कत क्या हो गई है कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी आज से 6 महीना पहले निकल गए होते, घूम रहे होते, तो आज कहीं भाजपा दिखाई नहीं दे रही होती। मन है, लोग गुस्सा हैं, लेकिन वो रीजन जो भी हो, रीजन मुझे नहीं मालूम, वो रीजन अलग अलग है, उसको उस रीजन में नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं। एक बात मैं इसको स्पष्ट कर दूं। दूसरा यह है कि जैसे एक मन में कहीं खटका है, मुझे बिहार का इलेक्शन बिल्कुल ठीक से याद है। मुलायम सिंह पूरे हिंदुस्तान के सरगना थे उस ऑपोजिशन के, और जो भी हुआ इनके घर पे, जैसे आए मोदी जी, आए क्या आए, ये इन्होंने उस महागठबंधन आप जो है सरगना शब्द तो जो है वो आप इस्तेमाल मत करिए। मतलब मैं लीडर, मैं माफ कीजिएगा, मेरा सरगना से मेरा लीडर था, उसके सबसे प्रमुख लीडर थे, लीड कर रहे थे। लेकिन इन्होंने उस महागठबंधन को सैबोटेज करने का काम किया था बिहार में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सारी जगह अपनी सीटें लड़ाई थी जहां कुछ नहीं था। मैं ये बात इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि आज एज अ वोटर उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मायावती जी के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है, लेकिन जो जब किसान लड़ रहा है तो चाहे राजपथ हो, मैं जयंत चौधरी का इसलिए एक तारीफ करूंगा, जयंत चौधरी जाते तो हैं वहां नीचे, बैठते तो हैं। जयंत चौधरी की कोई सीट नहीं है, 37 सीटें हैं लखीमपुर खीरी में, 34 उसमें से भाजपा की हैं। वहां कोई जयंत चौधरी की एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम वहां जाके नीचे बैठे, साथ खड़े हुए। लेकिन बाकी जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनको जो भी कारण हो, उनको लगता है कि भाई लीडरशिप का है, वो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व है। मुझे लगता है कि विपक्ष की पार्टियों को अपने मन से ये भी हटाना होगा कि अगर किसानों का वोट चाहिए तो तुम्हें किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। मैं डॉक्टर अंसारी आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि एक मैं बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं कि राकेश टिकैत साहब ने मुजफ्फरनगर में एक नारा दिया गया, अल्लाह अकबर हर महादेव, वो नारा उसके बाद मैंने नहीं सुना। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सुखद वो था कि जहां पे एक किसान मंच से आज इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई ये नारा लगाने की हिम्मत कर रहा था, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट एकता जो दिख रही है इस समय, वो वहां का जो ट्रेडिशनली विरोध में होती है, वो वहां पे बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा खड़ी कर रही है? डॉक्टर अंसारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हकीकत ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का बहुत बड़ा गढ़ है, और रूहानी गढ़ भी है, देवबंद है, और जितने इलाके हैं वहाँ के वो सब मुसलमानों के हैं, और उसमें वर्चस्व रहा है।
सांस्कृतिक रूप से भी मुसलमान वहाँ पर बहुत अच्छे रहे हैं, अच्छा जो है व्यवहार रखा। सारी बातें जो है वो ऐसी है कि इनको अगर पूरे किसान आंदोलन के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, हिंदू मुसलमान न किया जाए, तो इसका एक भाग और है, वो ये है कि किसानी और बुनकरी ये दोनों हिस्सा एक साथ रहा है बहुत ज़माने तक, उसका इतिहास रहा है। अंग्रेज आए थे, दोनों को उन्होंने रुइन किया, बर्बाद किया। आज इस समाज को फिर चेतना पड़ेगा। बुनकर बेहाल है, उनको खाने के लिए पैसा नहीं उनके पास है, और उनकी इंडस्ट्री समाप्त हो चुकी है। अगर हो सके तो किसान आंदोलन इस दिशा में एक पहल करके मुसलमानों को भी आमंत्रित करें कि आप इस इशू को भी, करघे के इशू को, कपड़े के इशू को इसके साथ जुड़िए। अगर ये जुड़ा तो आप यकीन जानिए कि उत्तर प्रदेश में ये इसका फायदा जरूर मिलेगा, और बहुत बड़ा हिस्सा है बुनकरों का। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव ही नहीं, बल्कि इस लेवल पर भी काम करने की जरूरत है। अंग्रेजों ने क्या किया था, कैसे बुनकरों को खत्म किया ना, उंगली काटे गए। आप देख लीजिए जो इतिहास है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी, मैनचेस्टर कपड़ों को लेकर के आई थी, यहाँ को बुनकरों को खत्म करने के लिए आई थी। वैसे ही ये अडवाणी, अंबानी और ये सब जितने हैं, अडानी, ये सब भी वही है, उसी जात बिरादरी के हैं। तो इनसे निपटने का तरीका भी हमारा सामूहिक होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, सापेक्ष नहीं, मजहब को जोड़ करके नहीं होना चाहिए, मजहब से हट करके। देखिए कितने ऐसे बुनकर हैं जो मुसलमानों के साथ, हिंदू की जमात ज्यादा है, बड़ी है, और उसको मजबूत करने की जरूरत है। किसान आंदोलन से जोड़ने की भी आवश्यकता मैं यही कहूँगा। मैं अभी बहुत चूंकि बिगनर हूँ, इसलिए आप लोगों को सुनूंगा तो बातें करूंगा। मैं राजेश सिंह साहब आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, ये जो किसान आंदोलन है इसके इर्द गिर्द और भी चीजें जुड़ती जा रही हैं। महंगाई, किसान आंदोलन मूल होके उसके अगल बगल ये आंदोलन, महंगाई है, कोरोना का मिसमैनेजमेंट है, लोग जो मरे हैं, लखीमपुर वाला जो इंसिडेंट हो गया। आपको क्या लग रहा है कि शहर के लोग भी थोड़ा अब इसकी वजह से जन जागरण हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि नहीं, जैसे किसान आंदोलन से पहले शहर में, खास करके उत्तर प्रदेश के शहरों में बहुत फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब लोग किसान आंदोलन की कुछ बातें लगता है कि नहीं यार, इसके साथ महंगाई भी देखो है, ये सब है। राजेश सिंह साहब, आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन शहर में भी पहुंच पाएगा? आप अनम्यूट कर लीजिएगा राजेश सिंह साहब। ये गांव में भी पहुंचा है, शहर में पहुंचा है। आज विश्वास ये करना चाहिए कि किसान आंदोलन ने ही विपक्ष को आज एक राजनीतिक आधार दिया हुआ है, और आज उत्तर प्रदेश की या देश की जो राजनीति की है मानी जाती है, उसमें कभी राजनीतिक दलों ने सड़कों पर आकर मोदी के सरकार के विरुद्ध या योगी आदित्यनाथ की सरकार के विरुद्ध कभी सड़क पर प्रदर्शन करने को तैयार नहीं। आज अगर 1920 में, मेरा मानना है कि अगर फार्म बिल पार्लियामेंट में नहीं पास हुए होते तो आज किसान संयुक्त आंदोलन खड़ा नहीं हुआ होता, तो आज विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में लड़ने का भी कोई आधार नहीं रहा। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ 500-550 किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों को, कि जिन्होंने कम से कम विपक्ष को एक हथियार दिया, राजनीतिक दलों की एक भूमिका तय करने का। आज सही ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एक निराशा है महंगाई के विरुद्ध, कोविड के मैनेजमेंट के विरुद्ध। ये सही है कि कोविड का जो फर्स्ट फेज आया और सेकंड फेज आया, उसमें मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ, और विपक्ष की उसमें कोई भूमिका नहीं। विपक्ष ने यहाँ तक नहीं तैयार किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, उनकी जो राजनीतिक भूमिका होनी चाहिए इस आपदा में, या किसानों के फार्म बिल पर अगर साल भर से ये मूवमेंट चला होता। ये पार्लियामेंट में पास हुआ 1920 में सितंबर महीने, सितंबर से मार्च तक का जो फेज था उसमें कोविड का सेकंड फेज नहीं था। किसी राजनीतिक दल ने कोई सड़क पर आने की हिम्मत दिखाई? 6 महीने अगर कोई गाजीपुर बॉर्डर घेरने का किया तो किसान संयुक्त कमेटी ने किया। तीसरे तो जाता है सारे किसानों को, चाहे पंजाब के हो चाहे हरियाणा के। चाहे मैं एक चीज महसूस करता हूँ कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जो ये सेमीफाइनल है 1924 का, जो मोदी के खिलाफ एक बड़ा जनादेश हो सकता है। मणिपुर में कभी चुनाव इंसर्जेंसी पे हुआ है, मणिपुर में किसानों की आधार की भूमिका नहीं रही है। गोवा के जो चुनाव है मैंडल्स पर लड़े जाते हैं या टूरिज्म पर लड़े जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम रही है
रॉ मटेरियल की, जो सारे सरकारें आई हैं काकोटकर बंदोदकर के समय से लेकर प्रताप सिंह राणे से होते हुए आज तक। सावंत तक ये है कि वहां पे जो मिनरल्स की सबसे बड़ी लड़ाई होती है गोवा में, जो अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो किसानों का सबसे बड़ी भूमिका जो आज है वो पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, और जो तराई स्ट्रिप है उत्तराखंड का वहां पे। आज सबसे बड़ा चीज है कि किसानों के लिए राजनीतिक दल, हम ये मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कम से कम अपना एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अगर हम सरकार में आते हैं, अगर आज राज्य सरकार में आते हैं या कल भारत सरकार में आते हैं, तो कम से कम ये तय करके आप बताइए। सुनील अब कह रहे हैं कि अपनी नीति स्पष्ट करिए, ये आप चुनाव में आप, हाँ जी, यही बात वो कह रहे हैं। कहते हैं वो कैसे खत्म करेंगे पार्लियामेंट। फर्स्ट ये, सेकंड क्या है, हम लोग जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं अनुमोदन जी, हम लोग पूरी रहने वाले हैं। किसानों का आज के साथ सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो संकट रहा, कष्ट रहा है, ये समझ रहा है विस्थापन का। सबसे ज्यादा जो भूमि सुधार हमारे यहाँ हुए हैं, किसानों की छोटी छोटी हम लोग यहाँ जो बंदी है, उसका नतीजा ये रहा। नेट का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। संदीप पांडे साहब, मैं आपसे एक चीज और समझ लूं, 26 को आप महापंचायत कर रहे हैं, उसके बाद जो मुख्य तो मांग वही 3 बिल वापस लो और एमएसपी को लागू करो, लेकिन अभी आपने टेनी जी की बर्खास्ती को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना, मतलब मेन अभी आपका इश्यू हो गया कि टेनी को बर्खास्त करो। तो अगर टेनी जी को उन्होंने बर्खास्त कर दिया तो ये स्ट्रेटेजिकली फिर तो कहीं ये नहीं होगा कि अच्छा हम एक जीत गए। तो ये टेनी जी को क्यों, आपका तो एक ही है मुद्दा, 3 बिल वापस लो और एमएसपी लागू करो, उसके बाकी तो इंसिडेंटल हैं। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, ये आपकी बात सही है कि किसान आंदोलन तो 3 कानूनों की वापसी की मांग को लेके ही चल रहा है, और इन्हीं 3 कानूनों की मांग की वापसी में से एक नई मांग भी उभरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाया जाए। यानी कि एक कानून लाके, जैसे कि शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया है, और इसको जो राशन की व्यवस्था है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया है, उसी तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी अधिकार बनाया जाए। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब हरियाणा में एक एसडीएम आयुष सिन्हा ने जब पुलिस वालों को कहा कि किसानों का सर तोड़ दो, और वहां पे एक किसान मारा भी गया पुलिस द्वारा, जो वहां पे लाठी चलाई गई उससे, तो वहां पे संयुक्त किसान मोर्चा ने जाके तब तक धरना किया जब तक वो उस एसडीएम को अपने पद से हटाया नहीं गया और जब तक उसके खिलाफ जांच नहीं बैठी। तो इस बड़े आंदोलन में ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो आंदोलन को एक तरीके से पटरी से उतारने के उद्देश्य की जा रही है, उकसाने के उद्देश्य की जा रही है किसानों को। क्योंकि मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये आंदोलन लखीमपुर खीरी की घटना तक एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चला है। किसानों की तरफ से कोई भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। 26 जनवरी को भी जो आदमी मरा है वो किसान है, पुलिस वाला नहीं है। तो हिंसा हमेशा सरकार की तरफ से हुई है, ये किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई है। 700 किसान मर गए हैं, कोई बीमारी से, कोई आत्महत्या करके, कोई किसी वजह से। इस आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रतिक्रिया में, क्योंकि आज भी मेरे एक साथी मुझसे बहस कर रहे थे कि किसान आंदोलन में हिंसा हुई, लेकिन ये समझने वाली बात है कि जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई तो किसानों के अंदर आक्रोश स्वाभाविक था, और उसमें जो प्रतिक्रिया हुई उसमें 3 लोग मारे गए। हम उनके लिए भी, हमने जब लखनऊ में 4 अक्टूबर को जब मोमबत्ती जलाई गई तो मेरी प्रेस विज्ञप्ति में उन 3 लोगों का नाम भी था।
वो एक ड्राइवर है और 2 कार्यकर्ता हैं। और उस दिन अंतिम अरदास में भी मैंने कहा कि कुल 8, वहां पे 5 ही परिवारों के लोग बैठे थे मंच पे, लेकिन मैंने कहा कि 3 लोग और मारे गए हैं। लेकिन इन सारी मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो किसानों से बात करके उनकी समस्या का हल नहीं निकाल रही है। और हमारे साथी योगेंद्र यादव तो बीजेपी के कार्यकर्ता के घर भी गए अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए, जिसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई। लेकिन मैंने उनको बधाई दी कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता के घर गए, क्योंकि इस समय तो एक ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी की, जो पिछले साल जब उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था और हिंसा हुई, उसमें 22 या 23 मुसलमान नौजवानों की जानें गई और एक को भी मुआवजा नहीं दिया गया, एक को भी मुआवजा नहीं दिया गया। और ये सरकार का रवैया ऐसा है कि नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन एक बार भी जो किसान इस आंदोलन में मरे हैं उनका वो जिक्र तक नहीं करते हैं। तो ऐसी एक सरकार है जो भेदभाव करती है धर्म के आधार पे, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पे। तो ऐसे में किसान आंदोलन ने ये एक बड़ी भूमिका ली है और इस सारी हिंसा का हम जो है इसकी निंदा करते हैं। और ये हिंसा जो हुई है ये इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसीलिए हम लोग अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो ये दौर है एक आंदोलन का जरूर, जिसमें कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी बर्खास्तगी जैसे ही होगी, अपने पद से जब वो हटाए जाएंगे, तो आंदोलन का जो बड़ा मुद्दा है वो फिर ज्यों का त्यों उस तरह से उस पे आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि ये 3 कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ये कोई भटकाव है। ये एक आंदोलन के में एक घटना हुई है और उस घटने पे किसान न्याय मांग रहा है, और जब उसको न्याय मिल जाएगा तो वो अपने बड़े मुद्दे की लड़ाई फिर से वो जारी रखेगा। वो मुद्दा तो है ही है पृष्ठभूमि। जी, मैं डॉक्टर सुनीला में एक चीज समझ, आपने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि हर एक पार्टी को अपना नीति बिल्कुल साफ करनी होगी, पॉलिसी। अगर ये कर देती है तो मेरे ख्याल में बहुत सी जो मतलब वो धूल छट जाएगी। अभी क्या है कि जैसा आपने कहा कि पूरे विपक्ष को ही किसान समर्थन करना है, लेकिन ये बताएं, जैसे अभी एक नारा है कि बीजेपी हराओ। अब पंजाब में तो बीजेपी नहीं है, मतलब वो बीजेपी का कोई वहां अस्तित्व ही नहीं है। तो वहां ये संयुक्त किसान मोर्चे का क्या रोल रहेगा? वहां चुप रहेगी या अपने कैंडिडेट लाएगी या कुछ और कहेगी? मैं पंजाब के रेफरेंस में पूछ रहा हूं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ। असल में अभी बहुत स्पष्ट है, आपको मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा कि आप अपना अभियान अभी चालू मत करो, अभी टाइम बाकी है। और जिन्होंने अभियान चालू किया उनका विरोध भी करने का काम किया, भले ही वो किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम कर रहे थे। अभी बिल्कुल स्पष्ट ये है कि भाजपा और उसके जो भी एलाइज हैं उनका विरोध करना है। समर्थन करने की बात बंगाल में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, और वो पंजाब के अंदर भी नहीं रहेगी। भाजपा हराओ का पूरा नारा रहेगा। लोगों के विवेक के ऊपर मतदाताओं के ये छोड़ा जाएगा कि वे अपोजिशन के अंदर जो भी पार्टीज हैं उनमें से वो किसको किसान समर्थक मान करके उनके साथ में खड़े होती हैं। अभी तक का जो पोजीशन है वो एकदम यही इसके अंदर स्पष्ट है। बाकी आपको मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि सबसे सघन आंदोलन पंजाब के अंदर ही है, 32 जत्थेबंदियां हैं, वही एक तरीके से पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की रीढ़ है। तो वो लोग जो तय करते हैं वो फिर डिसीजन एक जनरल बॉडी में आता है और सब लोग मिलके बैठ करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये वस्तु स्थिति है। ऐसी स्थिति के अंदर पंजाब के संगठन जो है वो बैठ करके तय करेंगे, लेकिन किसी एक पार्टी को समर्थन करना जो है वो एसकेएम की पॉलिसी नहीं है। ये बात एकदम साफ है।
लेकिन जब वातावरण, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बंगाल के अंदर जैसा वातावरण बन गया था कि भाजपा को वही हरा सकते हैं, जो है दीदी हरा सकती हैं, तो लोगों ने दीदी को लाने का काम किया। इसी तरीके से जो भी माहौल वहां पर बनेगा पंजाब के अंदर, और मतदाताओं के दिमाग में जब ये स्पष्टता आ जाएगी कि यही हरा सकता है जो है, तो फिर और यही इसी को लाना चाहिए। और वो ये जो बात उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कही है, वो बात वहां पर भी लागू होती है नीतिगत पॉलिसी मैटर के तौर पर, है ना, कि पॉलिसी के मैटर के तौर पर वहां पर तो अकाली दल एकदम साफ तौर पे इसके खिलाफ है, क्योंकि वो तो छोड़ के आया है ना। और अब लेकिन उससे भी एमएसपी का जो सवाल है, एमएसपी केवल जो है वहां पर धान और गेहूं ही खरीदा जाता है, बाकी सब फसलें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती हैं। तो उसका सवाल रहेगा, वो भी मतलब एक नीतिगत पॉलिसी का मैटर रहेगा कि अकाली दल बताएं। कांग्रेस पार्टी को स्टैंड ज्यादा क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए कांग्रेस को स्टैंड करना पड़ेगा कि उसने विरोध तो किया है, लेकिन पॉलिसी के तौर पर जो है वो कॉरपोरेट फार्मिंग के पूरी तरीके से खिलाफ है, ये उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। वो जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको जिस तरीके से खत्म कर दिया गया है, वो उसके खिलाफ में है, स्पष्ट करना पड़ेगा। मंडी व्यवस्था को वो पूर्ण मतलब उस तरीके से मजबूती देगी और बाहर कोई जो है माल एमएसपी के नीचे नहीं बिकने देगी, ये भी उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो मुझको लगता है कि जो बात मैंने कही थी आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो पूरी स्पष्टता वहां पर रखना पड़ेगी। बीच में आपने ये भी कह दिया कि क्या चुनाव लड़ाएंगे, कैंडिडेट नहीं उतारने वाले हैं, ये बात एसकेएम के अंदर एक बहुत बड़े नेता ने बोल दिया था कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो फिर उसके बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी थी और अपना बयान उनको वापस लेना पड़ा था। यहाँ पर भाजपा के बारे में मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी की जो पूरी घटना थी वो एक षड्यंत्र था हिंदू और सिखों को लड़ाने का, एक पोलराइजेशन पैदा करने का। यूपी के अंदर उस पोलराइजेशन का कितना लाभ होता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पंजाब में एक आधार खड़ा करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी अपना, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अगर एक इस तरीके की बात वहां पर हो जाती कि मतलब हिंदू और सिखों के बीच में अगर एक बड़ा टकराव शुरू हो जाता, तो फिर उनको एक आधार मिल सकता था। लेकिन जिस तरीके से तत्काल राकेश टिकैत ने जाकर के एसकेएम की लीडरशिप ने जो एक बातचीत करके उस मामले को तुरंत रिजॉल्व कर दिया, मतलब एक किस्म का जो रिएक्शन लखीमपुर खीरी में और जो पूरे प्रदेश में या जो देश में हो सकता था, उसको तुरंत उन्होंने रोक दिया। अगर वो नहीं रोका होता तो शायद बीजेपी सफल हो जाती और फिर जो है इस तरीके की बात जो है वो कुछ आधार उनको मिल सकता था। लेकिन फिलहाल तो पंजाब में अभी कोई आधार मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन जैसा आपने देखा आधार का क्या क्या तरीका अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। मेरे यहाँ पर कांग्रेस ने क्या किया था, है ना, कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, लेकिन भाजपा ने क्या किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गया। अभी आप पंजाब में क्या देख रहे हैं, अमरिंदर सिंह गए और ये क्या कहा गया कि अमरिंदर सिंह की और भारतीय जनता पार्टी की जो है कहीं ना कहीं पर कुछ चल रही है, बातचीत चल रही है। तो इस तरीके से कोई भी नया षड्यंत्र करके कुछ भी अपना आधार के लिए वो चुनाव के लिए सब कुछ कर सकते हैं। जो चाल चरित्र और चेहरा की बात जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, वास्तव में उसका जो असलियत है वो अब सब पूरे देश के सामने आ चुकी है। और इसलिए मुझको लगता है कि कांग्रेस जो मतदाता हैं वो भाजपा के किसी भी जो है षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे और जो है भाजपा या उसके इर्द गिर्द की किसी भी सरकार को राज्यों के अंदर नहीं बनने देंगे। लेकिन हम लोगों की तैयारी 24 की चल रही है, इसको कहने में हमारे को कोई शक नहीं है। और इसीलिए हम लोग जब आए थे उस दिन भी हम लोगों ने, हम तो 2 दिन के आंदोलन के लिए आए थे, लेकिन जिस तरीके से खट्टर ने रोका था और उसके बाद जब सीमा पर पहुंचे थे तो हमने कहा कि भाई इस 6 महीने का राशन पानी हमारे पास है, तो हमारे पास में 2024 तक का राशन पानी पूरा मौजूद है। और हमने ऐसा मैकेनिज्म अपना तैयार कर लिया है गांव-गांव के अंदर कि हमारे को अपना आंदोलन चलाने में रसद पानी की, मतलब लंगर की व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमारे टेंट जो हैं वो बहुत सारे जल गए या जला दिए गए सिंगू बॉर्डर के ऊपर, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है, एक दिन ऐसा हुआ था जब आंधी आई थी तो 200 टेंट लगे थे शाहजहांपुर में, सब उड़ गए थे और केवल खाटे रह गई थी वहां पर और सब उड़ गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर फिर जमा लिया। तो हमारा तो जो है किसान, क्योंकि आदी रहता है इसका कि पूरी फसल खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं निकलता, फिर भी जो है अगली बार फिर बोनी करने के लिए पहुंच जाता है। तो हमारे तो स्वभाव में है और हमारे को इसका हजारों साल का किसानों को और किसानी करने वालों को इसका अनुभव है। तो हम लोग कितनी बार भी गिरेंगे, कितनी बार भी हमारे को फंसाया जाएगा या षड्यंत्र में बहुत सारी कमियां। आज संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रेस नोट के अंदर इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी कमियां उसके अंदर हो सकती हैं, हमारी असफलताएं भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा आंदोलन जो है लगातार विस्तार पा रहा है और समाज के अलग अलग तबकों को हम जोड़ पाने में कामयाब हो रहे हैं। जो बात आपने कही थी महंगाई का मुद्दा, क्योंकि सबसे ज्यादा नागरिकों के ऊपर असर करता है, आज के प्रेस नोट के अंदर भी हमने इस बात को लिखा है कि जब डीजल 100 रुपया के क्रॉस हो रहा है और 1000 रुपए के ऊपर जब सिलेंडर पहुंच गया है तो महंगाई का सवाल भी अहम है हमारे लिए। खाद का जो रेट है उसका सवाल बहुत अहम हमारे लिए है, बिजली का सवाल, और इसलिए हम बिजली बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बिजली का निजीकरण होने के बाद उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ना है। तो मेरा मतलब ये है कि हम जो लोगों को एक अपेक्षा है संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन से कि ये केवल और केवल किसानों की बात नहीं करेगा, आगे उठेगा, तो हम लोकतंत्र को बचाने की बात भी कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। और जो बात राकेश टिकैत जी ने बोली थी मुजफ्फरनगर के अंदर कि देश को बचाने का सवाल इस समय हमारे प्राथमिक एजेंडा में है, तो इसलिए आप लखनऊ में हैं, बिल्कुल चिंता आप मत करिए। केवल तीनों कानून की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई है। इसमें जो है जो बीच में आएगा, चाहे वो टैनी आए या चाहे योगी आए, वो सबको हटाते हुए संयुक्त किसान मोर्चा आगे बढ़ेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी अपोजिशन पार्टीज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा काम आप मत करिएगा जिससे योगी और मोदी को मदद हो जाए, और जो भी ये काम करेगा वो इस देश का बहुत बड़ा अहित करेगा। ये बात जो है, क्योंकि चुनावी आपने विषय रखा था, इसलिए इस बात से मैंने अपनी बात को समाप्त किया। मैं चलते चलते बस एक चीज और बता दूं, एक स्टेप मेरे हिसाब से आप आगे आए हैं। बीजेपी का विरोध और हमारी पॉलिसी को आप, मतलब हमारा जो किसान आंदोलन की जो पॉलिसी है, जो 3 कानून वापस लो और एमएसपी, ये कम से कम स्पष्ट करिए। ये बिल्कुल ठीक बात होनी चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी को तो हराएंगे लेकिन कम से कम उसके साथ जाएंगे जो खुले तौर पे मन से ये कह रहा है कि हम आपके पॉलिसी के रूप में हम आपके साथ हैं। डॉक्टर अंसारी, मैं एक चीज जल्दी से आपसे और कर लूं। अभी किसान एकता तो एक तरह से वेस्टर्न यूपी में उस तरह बहुत हो गई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में छोटे छोटे दल वाला एक चल रहा है। अब बिहार के 3-4 दल, जनता दल यू, मुकेश साहनी का विकास पार्टी, मांझी, जीतनराम मांझी जी की पार्टी आके कह रहे हैं हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। वो 100 सीटों पे उन्होंने शुरू। तो ये जो काम हो रहा है कि छोटी छोटी जातियों को इधर उधर हवा दो, वोट कटें, ये समझ में आ रहा है, इसको कैसे आप लोग रोकेंगे डॉक्टर अंसारी? देखिए, ये तो इतिहास गवाह रहा है कि बड़े सवाल पर एकता दिखाना पड़ेगा और सारे दल छोटे हो जाएंगे इस बड़े सवाल के सामने। बड़ा सवाल आगे चलेगा, लोग उसके पीछे चलेंगे, जनता एकदम एक पटने वाली नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन इतना बड़ा है, विशाल है कि गांधी जी के आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी अपना स्थान ले रहा है और इसमें कोई दल, कोई वर्ग अलग चल करके अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा। अगर अस्तित्व बचाना है तो आप इस बड़े समूह के साथ रहना होगा, ये हमारा मानना है जी, विश्वास है जी। राजेश सिंह साहब, एक चीज ये बताइए, पंचायत चुनाव में अगर आपको याद हो, बिल्कुल ठीक से इस किसान चुनाव का गुस्सा, महंगाई का गुस्सा, कोरोना का गुस्सा, ये सब जो था, तो जहां तक सदस्य थे वो तो सबसे ज्यादा सपा के जीते थे, फिर बसपा के थे, इनके सदस्य, बीजेपी के सदस्य कम जीते थे जिला पंचायत, कुछ 7-8 सोच, क्योंकि ये तो घोषित थे कि इनके कौन कौन कैंडिडेट हैं। वो अलग बात है कि सरकारी, चूंकि पूरा महकमा साथ में था, अध्यक्ष बन गए थे।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी क्या ये मुद्दा बन पाया था कि वहां पे इनके सदस्य कम जीते थे भाजपा के? मैं जिला पंचायत के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे धरातल पर लड़े गए थे, और उसमें जिन लोगों की स्थानीय स्तर पर भूमिका रही है, जो सार्वजनिक राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं या किसी भी दल के होते हैं, उनकी एक भूमिका होती है। जिन्होंने फील्ड में काम किया, अपने गांव में काम किया, क्षेत्र में काम किया, वो चुनाव जीते। इसमें चूंकि कोई भावनाओं का खेल नहीं था, कोई मंदिर का इशू नहीं था, कोई उसका नहीं था, इसलिए भाजपा सफल नहीं हुई पंचायत के चुनाव में। और आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही, आपकी आवाज सुनाई दे रही, सुनिए। अच्छा, तो ये पंचायत के चुनाव का था। जो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि अभी डॉक्टर सुनीलम जी जो कह रहे थे और डॉक्टर अंसारी कह रहे थे, जब तक राजनीतिक दलों की भूमिका सुनिश्चित नहीं, संयुक्त किसान आंदोलन जो कमेटी है उसको एक ऐसा करना पड़ेगा कि वो किस राजनीतिक दल को, बंगाल की स्थिति अलग थी, बंगाल में सीधा सरकार थी ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा उनको उखाड़ने के लिए लड़ रही थी। तो वहां तो ये हमारा इशू साल हो गया कि भाजपा हराओ, लेकिन उत्तर प्रदेश में या उत्तरांचल क्या चुनाव की स्थिति दूसरी। यहाँ अगर यही स्थिति रहेगी, आज पूरी उत्तर प्रदेश में सही है कि संयुक्त किसान आंदोलन की जो भूमिका है वो मेरठ डिवीजन, सहारनपुर डिवीजन और पंजाब तक सीमित है, और उत्तरांचल के तराई स्ट्रिप में और या लखीमपुर खीरी में ये अजय मिश्रा टहनी के करतूतों की वजह से। आज सही है कि कानपुर से लेकर बलिया तक किसान आंदोलन की कोई बहुत प्रभावी भूमिका नहीं, लेकिन जनता में इसके प्रति, जनता में किसानों, जो जनता में किसान 50% आबादी तो किसानों की है, और हम सभी लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। आज जो हमें जो व्यापक कायदे से जो काम करना चाहिए संयुक्त किसान आंदोलन को, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार में नहीं दिखता है। तो ये हम कहना कि सिर्फ डिक्टेट नहीं आप कर सकते हैं। संयुक्त किसान आंदोलन राजनीतिक दलों को भी तय करना होगा कि कहां तक उनकी भूमिका, और संयुक्त किसान आंदोलन को सिर्फ भाजपा हराना से नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ये कहना पड़ेगा कि कौन सा दल जो हमारे किसानों के हितों के लिए आए, जो ये इनके फार्म बिल इनको रिजेक्ट करे, जो किसान ये जो लागत हमारी प्रति एकड़ खेती पे हो रही है वो कितनी बढ़ती जा रही है। वो डीजल के दाम बढ़ने से, खाद के बीज से, सब्सिडी की बात ही नहीं हो रही, जबकि यूनाइटेड स्टेट ऐसे अमेरिका में सबसे ज्यादा किसानों को की जाती है किसी भी देश में। यूपी में सपा है, हर राजनीतिक दलों के अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन इस इशू पर संयुक्त किसान आंदोलन ये नहीं तय करवा पा रहा है कांग्रेस तक से भी कि किसानों के लिए कहां तक आप जा सकते हैं। और जब तक ये नहीं तय करेंगे, किसान तो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। कोई भी राजनीतिक दल 70-75 सालों में हम लोगों ने देखा कि आज उत्तर प्रदेश का जो युवा है या जो देश का युवा है, वो या तो गल्फ कंट्री में जा रहा है या कलकत्ता बंबई के सड़कों पर ठेला लगा रहा है या कारखानों में काम कर रहा है। आज स्थिति यह है कि उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेती का इतना विभाजन विखंडन है कि मुश्किल से 6% ऐसे लोग हैं जो जाके मंडियों तक अपना उपज बेच पाते हैं। 94% किसानों की स्थिति नहीं है, उनकी स्थिति आज खेतों में भी बेचने की नहीं। उनको एमएसपी को लीगल स्टेटस दिलाने की बात बहुत, मैं समझता हूँ बहुत अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है। और ये ना हो कि किसान आंदोलन से ये कहे कि सब महंगाई, ये किसानों के इशू पर देश बहुत चीजों से जूझ रहा है। जी, मैं डॉक्टर संदीप पांडे आपसे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह समझना चाहूंगा। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी का विधानसभा इलेक्शन सेमीफाइनल है, लेकिन एक में जैसे आप भाई आप कह रहे हैं ना, हम 2024 तक बैठेंगे, हम लड़ेंगे, किसानों को संगठित करेंगे इत्यादि इत्यादि, लेकिन अगर 2024 का इलेक्शन फिर भाजपा जीत जाती है तो फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि ये जरूरी है कि किसानों को वहां 2024 तक तो बांधे रखेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए ऐसा है आनंद जी कि जब किसान आया था तो उसे तो नहीं मालूम था कि वहां इतना लंबा बैठना पड़ेगा, और किसान 6 महीने की तैयारी से बैठ गया। उसके बाद जब 6 महीने पूरे होने को आए तो उसने कहा कि अब तो हम 24 तक बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा
गांवों में जमीन को लेके मुकदमे होते हैं, तो कोई शक्तिशाली आदमी किसी गरीब आदमी की जमीन पे कब्जा कर लेता है और वो मुकदमा लड़ने का फैसला उसी जमीन पे खेती करने से जो आय होती है उससे वो निकालता है। तो देखिए, हमारे डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि हमारे पास 2024 तक की रसद पानी की व्यवस्था है। तो ये जो किसान आके बैठा हुआ है, इसके पास 2024 तक ही नहीं, उसके बाद की भी व्यवस्था है, क्योंकि उसके खेत में तो खेती हो ही रही है। तो वो तो भाई वहां पे जैसे बारी बारी आ रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के किसानों के गांव से ड्यूटी लगी हुई है कि इतने इतने दिनों के लिए 10-10, 15-15 लोग जाएंगे। तो उनका खेती का भी काम चल रहा है और आंदोलन में उनकी भागीदारी भी चल रही है। तो किसान चूंकि अपनी मेहनत पे निर्भर है, अपनी खेती पे निर्भर है जिंदा रहने के लिए, और उसकी खेती हो रही है, उसकी खेती रुकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका रसद पानी का स्टॉक है वो 2024 में खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि जो वैचारिक मजबूती किसान आंदोलन में है, जिसको हमने अंतिम अरदास की सभा में देखा, जहां पे राजनीतिक दल के नेता भी आए, बड़े बड़े, प्रियंका गांधी आई, जयंत चौधरी आए, समाजवादी पार्टी के नेता लोग आए, लेकिन वो बड़े गरिमापूर्ण तरीके से, जबकि आपको बता दें कि लखनऊ से लेके लखीमपुर खीरी तक होर्डिंग्स लगी हुई थी जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी के लिए कहा जा रहा था कि नहीं चाहिए तुम्हारी सहानुभूति, ये फर्जी सहानुभूति है। जो 84 के दंगों के से जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उनकी हमें सहानुभूति नहीं चाहिए। इसके बावजूद वहां पे प्रियंका गांधी गई और जयंत चौधरी गए और उनको वहां सभा में सम्मिलित किया गया। मंच से बोलने का उनको अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि ये नीति है संयुक्त किसान मोर्चा की, क्योंकि ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। और ऐसी स्थिति बनी थी कि प्रियंका गांधी के आने से वहां पे एक भगदड़ जैसी और अव्यवस्था जैसी स्थिति शायद बनती, लेकिन तुरंत वहां पे डॉक्टर दर्शन पाल ने माइक से कहा कि भाई जो लोग भी इस सभा में हैं वो याद रखें कि ये अंतिम अरदास की सभा है, और आप कुछ भी अगर गलत करेंगे तो वो शहीदों की भावना को ठेस पहुंचेगी। तो इसलिए आप सब लोग अनुशासन पूर्वक यहाँ पे रहें, और चाहे जितनी बड़ी शख्सियत आई हो, मुझसे मैं अपील करूंगा कि वो जाके जहाँ महिलाएं बैठी हैं वहां बैठ जाए। प्रियंका गांधी वहां जाके बैठ गई, फिर उनको मंच पे उन परिवारों से मिलने के लिए बुलाया गया जिनके किसान शहीद हुए थे। तो वो जो मैंने देखा एक पूरा दृश्य, किस तरह से सिर्फ विचार के आधार पे भीड़ को नियंत्रित किया गया। इस आंदोलन की ताकत इसकी वैचारिक ताकत है, इसमें इसका कोई एक नेता नहीं है। राकेश टिकैत ने सीतापुर, और आपको मैं डॉक्टर सुनीलम को याद दिला दूं कि वो नारा सीतापुर में भी लगा था, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। तो वहां पे राकेश टिकैत ने कहा कि मैं निर्णय नहीं ले रहा हूं, निर्णय सिंघू पे हो रहा है। तो इसका नेतृत्व सामूहिक है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे निपटने में दिक्कत भी हो रही है। कोई एक आदमी होता तो वो उसको डरा धमका के, उसके खिलाफ मुकदमा करके, उसको खरीद के आंदोलन को किसी भी तरह से खत्म कर देती। लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि सामूहिक है, इसमें सिख धर्म के लोगों की बड़ी हिस्सेदारी है, जो एक तरफ बोले सो निहाल सत श्री अकाल का कॉल देते हैं और दूसरी तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। तो उनकी धार्मिक भावना और उसमें से जो संघर्ष की भावना निकली है, तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कैसे भेदभाव किया जाए, कैसे उस अंतर को बढ़ाया जाए, नफरत को बढ़ाया जाए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को आता है। लेकिन सिखों से कैसे वो निपटे, इसका कोई तरीका उसके पास है नहीं। तो ये आंदोलन अगर 24 में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है, तो मैं जो देख रहा हूं, ये आंदोलन तो वापस नहीं होने वाला है। आंदोलन का साफ नारा है कि कानून वापसी फिर घर वापसी।
तो कानून अगर 24 में भी वापस नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि 5 साल और किसान बैठेगा सड़क पे और 2029 का इंतजार करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और डॉक्टर अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।